क्या करा दिया था लास्ट टर्न पे? लिखे नहीं पूरा? बहुत क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, बस कन्वर्जन कराया था ना। चलिए, ये सवाल करा दिया था आप लोगों को, ये वाला बताना। ये सवाल भी करा दिया था। चलिए, एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में दिया गया है, इंडिकेट द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर एंड इंडिकेट द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पाइरोल्यूसाइट ओर। अब ढंग से सुनना मेरी बात को, एनसीईआरटी ने ही सवाल किया, एनसीईआरटी ने ही जवाब दिया। एक्सरसाइज के बैक एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन मेरा उठाने का लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन को उठाने का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आपको एनसीईआरटी में ही मैं दिखा दूं कि भाई K2Cr2O7 क्रोमाइट ओर से ही बनता है। ठीक है, एनसीईआरटी पहला सवाल तो ये बोलेगा कि K2Cr2O7 कहां से बनता है, ये तो अपने टेक्स्ट में ये पूछेगा तुमसे, और पीछे बैक एक्सरसाइज में एक सवाल दिया, और एनसीईआरटी अपने दिमाग में जल्दी आती है, क्या कि हमको लगता है कि ये तो इंपॉर्टेंट है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। तो मैं उसी साइकोलॉजी पे आपके साथ बस थोड़ा सा गेम खेल रहा हूँ। क्या गेम खेल रहा हूँ कि भाई अगर हम बात करें यहाँ पे क्रोमाइट और यहाँ पे क्या बात करें हम, पाइरोल्यूसाइट। ढंग से सुनिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सुनना जरा गौर से, एक होता है क्रोमाइटोर और एक होता है पाइरोल्यूसाइटोर। मतलब कि जो KMnO4 बनता है वो पाइरोल्यूसाइट से बनता है, और क्रोमाइट से क्या बनता है आपका, K2Cr2O7 बनता है। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि क्या क्या कैसे कैसे बनेगा, तो वो ढंग से सुनिएगा। क्रोमाइट और से क्या बनता है आपका, तो बनता है Fe, जो कहा जाता है क्रोमाइट और कहा किसे जाता है, तो FeOCr2O3 को कहा जाता है, जिसे एनसीईआरटी पता है कैसे लिखती है? एनसीईआरटी इसको ऐसे ना लिख के आपका लिखती है FeCr2O4। तो आपने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा लिखने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, सुनना। ऐसा लिखने के पीछे एनसीईआरटी की दो लाइन को एक्सप्लेन करना है। दो लाइन कौन कौन सी है? पहली चीज ये कि एनसीईआरटी ने ही इस बात का जवाब भी दिया है कि ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। कैसा होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड। कैसा होता है बोलिए जल्दी? मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ये होता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड। कहां लिखा हुआ है? अगर आप जानना चाहते हैं तो एनसीईआरटी खोलिए और एनसीईआरटी के अंदर आप जाइए, ट्रेंड्स ऑब्जर्व्ड इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड वाले टॉपिक में। क्या सबके पास पुरानी एनसीईआरटी है, किसी के पास नहीं है? नहीं है? नई वाली एक मुझे दे दो, नई वाली एक मुझे दे दो, एक मुझे नई दे दो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी में, रुको रुको मैं बता रहा हूं भाई, एक एक चीज बता रहा हूं। नई वाली एनसीईआरटी के अंदर कौन से पेज नंबर पे और कहां लिखा हुआ है? आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। नई वाली एनसीईआरटी छोड़ो, आप तो एक काम करो, नई वाली एनसीईआरटी में आप एक काम करो, पेज नंबर 100 पे जाइए, पेज नंबर 100 पे, पेज नंबर 100 पे, न्यू एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 100 पे, और पुरानी वाली में आई थिंक 232 पे हो गया। ये वाला टेबल जहां बना हुआ है, नेचर ऑफ ऑक्साइड वाला टेबल जहां बना हुआ है, पीछे है, लाओ इधर लाओ। किस पे दिया हुआ है? 226 पे। हाँ देखो, एनसीईआरटी पुरानी वाली में 219 है, अरे इसमें 219 है बे, ये देखो ये 219, ये महापुरानी एनसीईआरटी में 219, थोड़ा अपडेटेड वाली में 226, और नई वाली में कितने पे दिया गया? 100 पे। 100 पे आप देखिए, जब ये मैं आपको स्क्रीन पे अपने दिखा दे रहा हूं कहां पे है एग्जैक्टली, मैं इसको दिखा दे रहा हूं। देखो, आप जब नेचर ऑफ ऑक्साइड, जिस जिस सबको ये ढूंढ लेना है, नेचर ऑफ ऑक्साइड वाला, ये वाला देखो, ये वाला टेबल जहां पे दिया गया है, ढंग से देखिए, ढंग से ये वाला टेबल देखिए जिसके अंदर भी दिया गया है। यहां पे अगर आप ढंग से देखेंगे तो नीचे स्टार मार्क करके लिख रहा है मिक्स्ड ऑक्साइड, और वहां पे एग्जांपल में किसको लिख रहा है? Mn2। यहां पे देखो, अगर हम बात करें यहां पे किसका किसका एग्जांपल लिख रहा है, तो ये एग्जांपल लिख रहा है आपका, एक तो Mn3O4, Fe3O4 एंड CO3O4। एनसीईआरटी ने बड़ा माइन्यूटली इस बात को कवर किया है और लिखा है कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड होता है।
इसके अलावा भी एक जगह लिखा हुआ है, इसी में जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है, टेक्स्ट के अंदर दिया हुआ है कि ये कैसा ऑक्साइड होता है, मिक्स्ड होता है। देखो इन्हीं तीनों पे स्टार बना रखा है, पहचान क्या है, तो स्टार बना रखा है, ठीक है, और नीचे लिख रखा है कि स्टार वालों को मिक्स्ड ऑक्साइड कहा जाता है। तो एनसीईआरटी का ही रेफरेंस मैं लेना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी ने इस बात को क्या लिखा है कि ये क्या होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, इसका मैं एक कॉपी बना के नीचे डाल देता हूं ताकि आप भी जब लिखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे एड ऑन करिएगा एक तो कि भाई ये कैसा होता है, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, देखना। हाँ देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। अब इसके टेक्स्ट में भी ये बात लिखी हुई है, कहां लिखी हुई है, उसी पेज नंबर पे, उसी पेज नंबर पे आप द स्टेप, यहां पे द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन देखो, चौथा पैराग्राफ देखो, पहले में एंड लिखा है, दूसरे में हाउ एवर लिखा है, तीसरे में द स्टेबिलिटी ऑफ सीयू प्लस, चौथे में लिखा है द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। जब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के अंदर पांचवी लाइन में आइए, सॉरी चौथी लाइन में, जहां पे लिखा हुआ है बियॉन्ड ग्रुप 7, देखो दिया हुआ है कहीं पे, पढ़ो लाइन क्या लिखा हुआ है, बियॉन्ड ग्रुप 7 नो हायर ऑक्साइड ऑफ Fe एवव Fe2O3 आर नोन। आज तक कोई भी आयरन के आगे जाने पे आयरन का ऑक्साइड उस हायर स्टेट में नहीं पाया जाता, क्यों नहीं पाया जाता वो बात का विषय है, बस अभी अभी लाइन मेरी सुनो, आगे क्या लिखता है, ऑल्दो फेरेट, जो फेरेट होता है, फेरेट पता है वो किसे बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, देखो उसने क्या लिखा है, फेरेट के ऊपर देखो माइनस कितना गया है, बोलो जल्दी, वहां पे -2 गया है ना, टू कौन बैलेंस करेगा वहां पे, सीआर आके, लेकिन आगे क्या लाइन लिखता है, ऑल्दो फेरेट आर फॉर्म्ड इन अल्कालाइन मीडिया बट रीडली डिकम्पोज टू गिव Fe2O3। और एनसीईआरटी ने Fe2O3 के बारे में क्या लिख रखा है, ये कैसा होता है, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, कैसा होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड। अब उसने क्या बोला, तुम कहोगे सर Fe2O3 थोड़ी लिखा है, Fe2O4, अगवा वाली लाइनों में पढ़ो क्या लिखा है, Fe2O3 एंड O2, यानी दोनों जुड़ के क्या बना देंगे आपका, Fe3O4 बना लेंगे, क्या बना लेंगे, Fe3O4। तो याद रखिएगा, मैं पहली चीज आपको बता दूं यहाँ पे कि ये कैसा एक ऑक्साइड है, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, कहां लिखा है, उस टेबल के अंदर लिखा है, सवाल बनाने पे आ गया तो पूछ लेगा, क्योंकि तीन ही मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, एक तो होता है आयरन का, एक तो होता है मैग्नीज का, और एक होता है क्रोमियम का। उसने 4 ऑक्साइड दिए आपको, स्कैंडियम दे दिया, मैग्नीज दे दिया, आयरन दे दिया, और आपको एक क्या और चिपका दिया उसने, लेट सपोज कोबाल्ट चिपका दिया, और बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म द मिक्स्ड ऑक्साइड। आंसर क्या जाएगा, स्कैंडियम वाला, समझ रहा हूं मेरी बात को। बाकी तीनों क्या होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। एनीवे अभी हम स्टार्ट करते हैं, सुनना, सबसे पहले क्या लेते हैं, FeOCr2O3 लेते हैं। अब सुनना बेटा यहां पे ढंग से, सबसे पहले अपन ये लेते हैं, और ये लेने के बाद से अपन इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, तो इसको ट्रीट करते हैं मेरे भाई FeO.Cr2O3 को ट्रीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, एयर। अब जरा गौर से समझना, एयर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। अब बस इतना समझो कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड एसिडिक होता है या बेसिक होता है, पहले ये बताओ, कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक होता है, बेसिक होता है। तो एक बात तो, सोडियम का ऑक्साइड भी कैसा होगा, बेसिक होगा, और सोडियम का कार्बोनेट भी कैसा होगा, बेसिक होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, अगर मैं बात करूं मेटेलिक कार्बोनेट है तो ऑब्वियस है वो कैसा होगा, बोलो जल्दी, बेसिक। यानी Na2CO3 क्या होता है, बेसिक होता है, क्या होता है, बोलो जल्दी, बेसिक। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कैसा होता है, बेसिक। जो ऑक्साइड का नेचर वही हाइड्रोक्साइड का नेचर, और वही ऑलमोस्ट कार्बोनेट का नेचर होता है, ठीक है। और सोडियम के केस में तो एसिडिक बन ही नहीं सकता है, बहुत क्लियर है। ये कैसा है, बोलो जल्दी, बेसिक। अब एयर लेते हो तो क्या होता है, एयर एक्चुअल में ऑक्सीडेशन करता है, कैसे कर देता है सर ऑक्सीडेशन, आप सोच के मुझे बताइए कि एयर बेसिकली है क्या बेटा, ये बताओ एयर है क्या। तो एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या है, बोलो जल्दी, मिक्सचर ऑफ गैस। अब इस मिक्सचर ऑफ गैस के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाएगी, तो सर पाया जाएगा अपना O2, और क्या पाया जाएगा, N2, सबसे मेजर अमाउंट में यही पाया जाएगा। एनसीईआरटी पी ब्लॉक के अंदर यह बात लिखती है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड।
और इस तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। क्या बोलती है एनसीईआरटी? नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देना पड़ता है, बोलो जल्दी? एनर्जी। इसीलिए लिखती है एनसीईआरटी ग्रुप नंबर 15 पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त कि N2 हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? हाई होता है। N2 हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बोलो जल्दी? हाई होती है। N2 का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो कैसा होता है? हाई। अब सुनना जरा गौर से, मतलब इसको तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब बहुत ज्यादा मुश्किल है तो क्या हुआ सर? इसीलिए कई दफा आप रिएक्शन के अंदर देखोगे N2 चिप देता है, नीचे एरो बनाएगा N2 चिपका देगा। आपने सोचा है क्यों चिपकाएगा? वो इनर्ट एटमॉस्फेयर को बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? इनर्ट एटमॉस्फेयर। सर इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर। सर कैसे नॉन रिएक्टिव है? भाई मेरे, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए ना कि पता चलता है कोई दे ही नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है N2 इज यूज्ड टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर इन द रिएक्शन। इसीलिए ये लाइन एनसीईआरटी लिखती है पी ब्लॉक के अंदर। उधर आएगा मैं बोलूंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों सर N2, क्योंकि अभी बोलूंगा कि सर O2 रिएक्टिव है, N2 नहीं है। तुम कहोगे N2 काहे नहीं है? सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो N2 का कुछ तो काम होगा। अरे भाई नहीं काम कर पाता है। क्यों नहीं काम कर पाता? बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी हाई अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है जो कि नॉर्मल लोगों के लिए फिजिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है N2 इज यूज्ड टू क्रिएट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर इन द रिएक्शन। कॉपी के अंदर पहले ये बात लिखो। N2 की हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से, एनसीईआरटी की ये लाइन है ग्रुप नंबर 15 में लिखा हुआ है, ठीक है? N2 की बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से, बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से, बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन होने की वजह से, ऊपर लिख लो, हेडिंग लिख लो पहले सब लोग, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। कहां लिख रहे हो ये लाइन, ये भी तो पता रहे। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 लिखो। N2 की बहुत ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने के कारण, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होने के कारण ये एटमॉस्फेयर को इनर्ट बना देता है। ये एटमॉस्फेयर को इनर्ट बना देता है। ये एटमॉस्फेयर को इनर्ट बना देता है। ये एटमॉस्फेयर को, कौन से एटमॉस्फेयर को? ब्रैकेट में लिख लेना रिएक्शन के। पता चला एटमॉस्फेयर का है नहीं इनर्ट बना दिया है तो कहां रिएक्ट कर रहा है? किसी के साथ, ठीक है? ये एटमॉस्फेयर को इनर्ट बना देता है, ठीक है? अब बचा क्या अपना? N2 तो गायब हो गया। N2 कहता है भैया देखो हमसे कुछ ना होना है। अब आ जाते हैं O2 पे। तो O2 के बारे में सुनना बेटा। O2 में ऑक्सीजन कितने पे है बताना जरा? 0 पे है। अरे है या नहीं है? ऑक्सीजन कहता है मैं तगड़े घराने का एलिमेंट हूं साहब, और सर पे मुझे नेगेटिव रखना बड़ा पसंद है। ऑक्सीजन क्या कहता है? मैं तगड़े घराने का एलिमेंट हूं, एक अच्छे घराने का एलिमेंट हूं, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, और साहब सर पे क्या रखूंगा? नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, 0 से ये नेगेटिव बनना चाहता है। कितना नेगेटिव बनना चाहता है? तो एक ऑक्सीजन -2। अब ये क्या करेगा? इसके लिए इलेक्ट्रॉन खाएगा या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन खाए आपके सर पे नेगेटिव नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बोलो जल्दी। खाएगा। हाँ या ना? बोलो जल्दी। तो O2 के बारे में लिखो। O2 रिएक्टिव है। O2 रिएक्टिव है। O2 रिएक्टिव है। O2 रिएक्टिव है क्योंकि ऑक्सीजन एक अच्छे घराने का एलिमेंट है। ऑक्सीजन एक अच्छे घराने का एलिमेंट है। अच्छे घराना बोले तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। O2 एक अच्छे घराने का एलिमेंट है जो अपने सर पर, जो अपने सर पर, जो अपने सर पर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगा। जो अपने सर पर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगा। जो अपने सर पर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगा। जो अपने सर पर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करेगा। तो एयर वार्म में एक बात बताइए आप मुझे,
एयर में एक बात बताइए, इधर देखिए, बाकी चीजें मैं लिख दूंगा, आपको घर जाके आराम से जो चीजें होंगी मैं लिख दूंगा, इधर जो लिखवाना है मुंह से बोलना है वो लिखवा दूंगा। एयर में बताइए मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में भी सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? O2 और N2। N2 क्या कहता है भैया, हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, हम घंटा ना रिएक्ट करने वाले किसी से। अब बचा कौन? O2 कहता है हम रिएक्टिव बनेंगे। क्यों रिएक्टिव बनेंगे? क्योंकि हमको क्या बनना है? O-2, और इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन खाने के लिए तैयार हैं। अब ऑब्वियस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन खाने के लिए, एयर में जो O2 है वो इलेक्ट्रॉन खाने के लिए तैयार है, तो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता अभी Fe कितने में दिख रहा है? +2 में। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये क्या करता है, जरा गौर से मेरी बात को समझना। यहां पे एक बात, तो यहां क्रोमियम कितने में दिख रहा है? एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? कितना होता है? -2, तो 3 दूना -6, यानी Fe पे कितना चार्ज आएगा? +3। क्या दोनों को ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा या नहीं करेगा? क्या दोनों से इलेक्ट्रॉन खाने का काम करेगा या नहीं करेगा? अब एक बात, तो क्रोमियम मैक्सिमम कितने में जा सकता है? कितने में जा सकता है मैक्सिमम? +6 में जा सकता है। क्रोमियम मैक्सिमम कितने में जा सकता है? +6, यानी कि क्रोमियम +6 में जाएगा। अब बात आती है सर +6 में तो वो क्रोमेट भी बनाता है और वो डाइक्रोमेट भी बनाता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्रोमियम जो है +6 में क्रोमेट भी बनाता है और डाइक्रोमेट भी बनाता है। अब बताइए सर क्या बनाएगा? तो एक बात था, मीडियम कैसा है पहले? बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट स्टेबल है या क्रोमेट स्टेबल? कॉपी का पन्ना पलटो, कल लिखवाया था। कौन स्टेबल है? डाइक्रोमेट बेसिक में स्टेबल है क्या? क्रोमेट। क्या? बोलो बोलो, क्रोमेट। तो ये क्या बनेगा? CrO4-2 आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज। यहां पे जरा गौर सुनना, सोडियम कहता है -2 कहे रखोगे? हम है ना, हम तुमसे जुड़ के उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? Na2CrO4। क्या बन गया? Na2CrO4, क्योंकि मीडियम कैसा ले रखा है आपने? बेसिक। अब सुनिएगा जरा गौर से, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, और आयरन क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है। अब देखो जरा गौर से, Cr कितने से? +3 से कहां चला आया? +6 में। क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। अच्छा एक बात, तो आयरन कहां पे था? +2 में। अब देखो एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? -2, 3 दूना -6, मतलब आयरन पे चार्ज कितना आया? +3। क्या आयरन का भी ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ? अब सुनना जरा गौर से, मैंने बहुत पहले आपको एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी सर? मैंने आपको एक बात बोली थी, सुनना और समझना और सीखना। यहाँ पे मैं तुमसे ये कह रहा हूं भाई, ये जरा गौर से सुनना कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ईएन जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी उतना ज्यादा होगा। हाँ या ना? अगर हम बात करें +7 में Mn को ले लिया, +4 में ले लिया, +2 में ले लिया, जाके देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जहां कराया है वहां पे बोला है या नहीं बोला है कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैंने आपको यह भी बताया था, लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईएन बढ़ रही है। यानी कि मैं दूसरी बात क्या बोलूंगा? ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब डी ब्लॉक के ऑक्साइड जो होते हैं ये +1 में भी बनते हैं, +2 में भी बनते हैं, +3 में भी बनते हैं, +4 में भी बनता है, +5 में भी बनता है, +6 में भी बनता है, +7 में भी बनता है। मेरा बहुत छोटा सा एक सवाल है आपसे, मेरा छोटा सा वो सवाल ये है कि भाई मेरे, तुम मुझे बस इतना बता दो कि अगर कोई +1 +2 +3 में है तब बेसिक होगा, या +5 +6 +7 में है तब एसिडिक होगा? ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो +5 +6 +7 वाला एसिडिक होगा या +1 +2 +3 वाला एसिडिक होगा? बोलो। +1 वाला, +2 वाला, +3 वाला वो एसिडिक होगा, या +5 वाला, +6 वाला, +7 वाला वो एसिडिक होगा? पक्की बात है, ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंड ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा, ईएन उतनी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो +1 +2 +3 वाला बेसिक या +5 +6 +7 वाला बेसिक? अगर ये बेसिक हो गया तो ये, और बीच वाला क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक। जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से, ये +3 में है या +2 में है? एसिडिक है या बेसिक है? क्या एक बात मुझे आप सोच के बताइए, क्या बेस बेस में कभी घुलेगा? पुरुष कभी पुरुष से प्यार करेगा? ठीक है,
समझ रहे हो? कर भी सकता है, डिपेंड अपॉन द चॉइस, बट माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में नहीं करेगा। हाँ है ना? अब समझने की कोशिश कीजिए, बेस बेस में घुलेगा? अरे घुलेगा या नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। जबकि अगर हम बात करें ये +6 में है तो एसिडिक है या नहीं है? ये आसानी से घुलेगा या नहीं घुलेगा? यानी कि एक बात बताओ, कौन रेजिड्यू बचेगा, मतलब कौन घुलेगा नहीं? जो घुलेगा नहीं वो रेजिड्यू बच जाएगा। यानी रेजिड्यू इन दोनों में कौन होगा? ये क्या हो गया आपका? रेजिड्यू। क्या हो गया बोलिए जल्दी? रेजिड्यू। ये क्या बच गया? रेजिड्यू। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मैं इसकी बात करता हूं, Na2CrO4 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? Na2CrO। क्या एक बात बताओ, ये घुलेगा या नहीं घुलेगा? घुलेगा तो इसको छान के बाहर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अरे गधा, इसी को तो छान के, अबे वो तो बच गया ना, वो तो किनारे बैठ गया, उसको तो किनारे कर दोगे। छान के किसको बाहर निकाल लोगे? Na2CrO4 को। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी इसीलिए एनसीईआरटी ने इसके लिए क्या लिखा है? फिल्टरेट। क्या लिखा है बोलो जल्दी? फिल्टरेट। क्या लिखा हुआ है? फिल्टरेट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसीलिए एनसीईआरटी ने इसके लिए क्या शब्द लिखा हुआ है? फिल्टरेट। ये आपने फिल्टर करके बाहर निकाल लिया। अब एक बात मुझे बताओ, ये क्रोमेट है, और क्रोमेट, एक बात सोच के बताना कि क्रोमेट के बारे में जब हम बात करते हैं, ये किस कलर का सॉल्यूशन होता है? येलो। ये कैसा होता है? येलो। अब एक बात मुझे बताओ कि क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो मीडियम कैसा लो? बेसिक। ऑरेंज से कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मीडियम कैसा ले लूंगा? एसिडिक। जैसे ही मीडियम एसिडिक लिया, यहां पे ये क्या बन जाएगा बोलो जल्दी? Na2, आगे आगे बोलो क्या बन जाएगा? Cr2O7। अब लिखो रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। लिखो रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। लिखो रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। जालक प्रभाव के नियम। रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट ये कहता है, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट ये कहता है, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट ये कहता है, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट ये कहता है कि लार्जर केटायन, लार्जर केटायन, लार्जर केटायन लार्जर एनायन के साथ स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाता है। लार्जर केटायन लार्जर एनायन के साथ स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाता है। लार्जर केटायन लार्जर एनायन के साथ स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाता है। ठीक है? दूसरी बात लिखो, स्मॉलर केटायन, एक लाइन छोड़ के फिर लिखना, स्मॉलर केटायन, स्मॉलर केटायन स्मॉलर एनायन के साथ अच्छा लैटिस बनाता है। स्मॉलर केटायन स्मॉलर एनायन के साथ अच्छा लैटिस बनाता है। स्मॉलर केटायन स्मॉलर एनायन के साथ अच्छा लैटिस बनाता है। लार्जर केटायन लार्जर एनायन के साथ अच्छा लैटिस बनाता है। स्मॉलर केटायन स्मॉलर एनायन के साथ अच्छा लैटिस बनाता है। अब तू सोच के बता, Na2Cr2O7 बना। अब एक बात बता, मैं तुझसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, बता बेटा कि Na+ और K+ में साइज किसकी बड़ी होती है? ये बता, Na+ और K+ में साइज किसकी बड़ी होती है? साइज किसकी बड़ी होगी बोल जल्दी? K+। यानी कि अगर मान ले मैं मीडियम के अंदर क्या डाल देता हूं? KCl। क्या डाल देता हूं? KCl, KBr, KI, कोई भी KX का सॉल्ट डाल दिया मैंने। अब एक बात बता, के क्या करेगा? सर इसको लात मारेगा, लात मार के इसको बाहर भगाएगा और खुद बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा भाई? क्योंकि अब एक चीज समझने की कोशिश करना, लार्जर केटायन, एक तो ये पॉली एटॉमिक एनायन है। कैसा है बोलो जल्दी? पॉली एटॉमिक एनायन। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये पॉली एटॉमिक एनायन है, मतलब बहुत सारे एटम का एनायन है, तो इसकी साइज छोटी होगी या बड़ी होगी? तो लार्जर एनायन लार्जर केटायन के साथ अच्छा लैटिस बनाएगा या स्मॉलर केटायन के साथ अच्छा लैटिस? तो के क्या लात मार के इस एन को यहां से बाहर निकाल देगा या नहीं निकाल देगा? और फाइनली मीडियम में क्या बनेगा? K2Cr2O7। स्वागत नहीं करोगे हमारा? बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये क्या बन गया आपका? K2Cr2O7। सुनना जरा गौर से यहां, एनसीईआरटी पढ़ लिया करो कभी कभी, लाइन बाय लाइन दिया गया एनसीईआरटी में।
एनसीईआरटी तो रखी हो 3 साल पुराना, मतलब ड्रॉप कौन सा है, चौथा, तो क्या पिछले जनरेशन से। इधर आओ, तो अपना एनसीईआरटी कहे नहीं लाई जब लिखे थे टेलीग्राम पे, तो इतना सुंदर से अंग्रेजी में लिखे थे कि तुम लोगों को समझे ना आए। डिंपल भाभी कितना कुछ समझाती हैं। विकास की चाबी, इधर आओ, अब इधर सुनो मेरी बात को। ये सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, ये बताओ, इस सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा। येलो इसका है तो इसका किस कलर का होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन, कैसा विलयन ऑब्टेन होता है, ऑरेंज सॉल्यूशन। यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ऑरेंज। ये है पूरा K2Cr2O7 का फॉर्मेशन, कहां से, आपका क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर क्या है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। अब ढंग से सुनना, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें आपसे, तो एनसीईआरटी की जब आप बात करते हैं तो एनसीईआरटी के उसमें देखते हैं। देखो एनसीईआरटी तुम्हारे पास है ना, तुम लाओ एनसीईआरटी लाओ, मैं तुमको समझाता हूं कहां पे लिखा हुआ है। सारे लोग टॉपिक खोल लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये देखिए प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, ये वाला खोलिए एनसीईआरटी सारे लोग। पेज नंबर नई वाली है मेरे पास 105 है, अब हर बार पेज नंबर नहीं देखने जाऊंगा, सर्च करो ना भाई, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 कहां दिया गया है। अरे यार प्रिपरेशन ऑफ K2Cr, हमें खोलना पड़ेगा क्या यार, हाँ डी ब्लॉक में दिया गया है, वाह बेटा बहुत बढ़िया, हमको लगा केमिकल बॉन्डिंग में होगा। डी एंड एफ ब्लॉक एनसीईआरटी पीडीएफ, मैं यही खोल लेता हूं, इधर देखो। आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी मार्क करते रहिएगा भाई, मैं बता दे रहा हूं एनसीईआरटी में ही बहुत कुछ दिया गया है यहाँ पे। कोई मासूम नहीं है। हाँ इधर देखो, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट टॉपिक का नाम है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, एनसीईआरटी पेज नंबर 231, 222, 223 वाले पे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो क्या लिखता है यहाँ पे, क्या लिखता है कि हाँ यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे क्या बोलता है, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट, क्रोमेट से बनाए जाते हैं, डाइक्रोमेट्स आर प्रिपेयर्ड जनरली फ्रॉम क्रोमेट, येलो से ऑरेंज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये लिखता है डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट विच इन टर्न आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर। जो क्रोमेट, जो डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट है वो कहां से मिलता है, वो क्रोमाइट ओर से मिलता है। विद द सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, उसने क्या लिखा, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, यहाँ Na2CO3 ले सकते हो या K2CO3 ले सकते हो। तो यहां पे उसने लिखा विद सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, समझ रहे हो, एयर की प्रेजेंस आपने क्यों ली है, उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, Na2CO3 ले लो, K2CO3 ले लो, इनकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, द रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट आर एज फॉलोज, FeCr2O4 को Na2CO3 और 7O2 के साथ ट्रीट करके डायरेक्ट क्रोमेट, डायरेक्ट ऑक्साइड बना दिया उसने। अब डायरेक्ट क्रोमेट और डायरेक्ट ऑक्साइड कैसे बनाया भैया, एयर था, O2 था, O2 लिखा उसने, एयर लिख के O2 लिख दिया, N2 नहीं लिखा। N2 के बारे में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो बताना चाहता है, और ये बात कहां लिखी है, ग्रुप नंबर 15 N2 टॉपिक के अंदर लिखी हुई है, जाके आप पढ़ लीजिएगा। N2 टॉपिक के अंदर लिखी हुई है ये बात कि N2 को क्यों नहीं यूज किया जाता है, एयर में तो N2 भी है सर, क्यों नहीं आया N2, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, वो एटमॉस्फेयर को क्या बनाएगा, इनर्ट बनाएगा, रिएक्टिव नहीं होगा, रिएक्टिव कौन होगा, O2 होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि इसको क्या चाह है, -2 में जाने की चाह है, इसलिए ये रिएक्टिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन खाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड, समझ रहा हो मेरी बात को, द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड, ये बाहर निकल के आता है। आगे अगर हम बात करें तो क्या लिखता है,
एंड एसिडिफाइड विथ H2SO4। अब क्या बोल रहा है, आप इसको एसिडिफाई कर दीजिए। एसिडिफाई करने के वक्त इसने नाम दे दिया आपको, क्या दे दिया यहाँ पे कि आप एसिड क्या ले लीजिए, H2SO4। अरे सिंपल सी बात है, H+ आपने फिर कहां लिखा, संसार का हर एसिड H+ देने आया है। क्या करने आया है, H+। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना, तो H+ लिखा है मतलब एसिड लिया है आपने। अब देखिएगा आगे क्या लिखती है, to give the solution from which orange sodium dichromate Na2Cr2.2H2O can be crystallized। अब इससे क्या बना आपका, इससे आपका क्या बना, Na2Cr2O7 बना। अब एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है, एनसीईआरटी आगे लिखती है कि Na2CrO4 विथ H+ लिया तो ये क्या बना है, Na2Cr2O7 बना है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे क्या लिखता है, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी कि अब एक अच्छा सवाल यहां से निकल के आया, सवाल ये निकल के आया कि सर मान लीजिए हमसे ये सवाल पूछ दिया गया सॉल्युबिलिटी के ऊपर कि Na2Cr2O7 और अगर हम बात करें K2Cr2O7 में ज्यादा सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर किसकी है, तो आंसर क्या है, Na2Cr2O7। अब कारण क्या है सर, तो पहले लिखिए एक बात, जिसके नाम के आगे सोडियम लग गया, 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 समझिए 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 समझिए, वो पानी में घुलनशील है, वो पानी में घुलनशील है। ब्रैकेट में लिखना जर्नली, जनरली, ठीक है, जर्नली नहीं, जर्मनी नहीं, जनरली, जनरली। क्यों सर, सॉल्व अमोनिया प्रोसेस के अंदर नहीं होता था ऐसा, वहीं पे इनसॉल्युबल हो जाता था। खैर वो एस ब्लॉक है, अच्छी यादों में सिर्फ वहां पे वही तो सॉल्व अमोनिया प्रोसेस के अंदर वही तो बनता है, इसीलिए बोला, ठीक है, इसीलिए जनरली। लेकिन अब लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो अब सॉल्व अमोनिया प्रोसेस हमारे सिलेबस में ही नहीं है बेसिकली। तो एनीवे अगर हम बात करते हैं इन दोनों में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है उसकी। अब सवाल ये है कि क्यों सर, क्योंकि एक बात बताइए, स्मॉल केटायन बड़े एनायन के साथ अच्छा लैटिस बनाएगा या बड़ा केटायन विद बड़े एनायन के साथ अच्छा लैड। तो इसका रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, ये बात कहां से निकल के आती है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, जालक प्रभाव के नियम ये बात को सिद्ध करते हैं कि Na2Cr2O7 की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो K2Cr2O7 से ज्यादा होगी। आज बहुत गंदा मिस होगा, पता है किसका मिस होगा, क्योंकि आज मैं पूरा जब तक कंटेंट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को, तो मजा आएगा, ठीक है। हाँ 1:30 बजे बाद क्लासें बंद हो जाती है, समझे, घंटी बज जाती है। अब मेरा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं आज। इधर देखो, तो अगर हम बात करते हैं यहां पे जरा गौर से देखो आगे क्या लिखता है कि सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, द लेटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग। द लेटर कहना का मतलब क्या है, जो ये बाद में बना है, जो बाद में, लेटर, लेटर समझ रहे हो, बाद में जो बन रहा है वो कौन है, K2Cr2O7। उसको कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ KCl लिया गया, तो उसने क्या बोला, द लेटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विथ पोटेशियम क्लोराइड। यानी कि वो कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है भाई कि ये Na2Cr2O7 को KCl के साथ ट्रीट करोगे तब जाके ये K2Cr2O7 बनता है। और ये बात को कौन प्रूव कर रहा है, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट। इसीलिए एनसीईआरटी ने ऊपर एक लाइन लिखी कि अगर पानी में डालोगे तो सोडियम ज्यादा सॉल्युबल होगा, पोटेशियम कम होगा। क्यों, क्योंकि उसका लैटिस कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग, और इसका लैटिस कैसा बनेगा, वीक। तो यानी कि अब अगला सवाल वो बना लेगा सॉल्युबिलिटी पे, और देखना इसी पे आगे चल के अभी और सवाल बनेगा। यानी कि एक बात बताओ, अगर ये मोर सॉल्युबल है इसका मतलब ये मोर हाइग्रोस्कोपिक है, बोलो हाँ या ना, मोर हाइग्रोस्कोपिक है या नहीं है, ये बताओ। इसीलिए एनसीईआरटी आगे चल के एक बात लिखेगी, अभी मोर हाइग्रोस्कोपिक, अभी आगे चल के एक बात लिखेगी, देखिएगा जरा गौर से। यहां पे अगर आपसे बात करता हूं ढंग से देखिएगा, यहां पे अगर हम बात करें तो देखो आगे क्या लिखता है, ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइजेस आउट, निकलना चालू हो जाते हैं। द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखता है बोलो जल्दी, पीएच ऑफ सॉल्यूशन।
द ऑक्सीडेशन, मतलब उसने कहीं नहीं लिखा है कि रेडॉक्स चेंज होगा या क्या होगा, इसीलिए मैंने बोला H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाया, मीडियम एसिडिक हुआ, समझ रहे हो, OH- की कंसंट्रेशन बढ़ाया, मीडियम बेसिक हुआ। मतलब कि H+ OH- की कंसंट्रेशन चेंज करो, DC बॉय क्या, डाइक्रोमेट, क्रोमेट में, बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येलो, और वहीं क्रोमेट डाइक्रोमेट में मीडियम एसिडिक येलो से ऑरेंज। यानी वी हैव, अगर डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है, पहले पेज पे लिखवाया था, वी हैव टू जस्ट मेंटेन अ प्रॉपर पीएच। लिखिए क्रोमेट से डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाने के लिए वी हैव टू ओनली मेंटेन अ प्रॉपर पीएच, वी हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर पीएच, वी हैव टू ओनली मेंटेन अ प्रॉपर पीएच। डाइक्रोमेट से क्रोमेट, डाइक्रोमेट से क्रोमेट, डाइक्रोमेट से क्रोमेट, या फिर क्रोमेट से डाइक्रोमेट, या फिर क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाने के लिए वी हैव टू जस्ट मेंटेन, वी हैव टू जस्ट मेंटेन, वी हैव टू जस्ट मेंटेन प्रॉपर पीएच, वी हैव टू जस्ट मेंटेन प्रॉपर पीएच, वी हैव टू जस्ट मेंटेन प्रॉपर पीएच। ठीक है, जैसे यहां पे क्रोमेट दिया, एसिडिक मीडियम दिया, डाइक्रोमेट बन गया, डाइक्रोमेट दिया, बेसिक मीडियम दिया, क्रोमेट बन गया, और ये सब तो पढ़ा ही दिया था तुम लोगों को, समझ रहे हो, यहां तक की बात। अब एनसीईआरटी आप पढ़ के खत्म कर देना। अब यहां पे आके हम सबसे पहली बात आपसे करते हैं, सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या की कि आखिर क्रोमाइट और से हम कैसे क्या बना सकते हैं अपना K2Cr2O7। हमारा अगला मुद्दा क्या होना चाहिए, हमारा अगला मुद्दा यह है कि आखिर मुझे, चलिए ये सब तो बात हो गई कि आखिर KMnO4 को हम पाइरोल्यूसाइट ओर से कैसे बनाएंगे। सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा, एनसीईआरटी सारी बातों का जवाब देगी, एनसीईआरटी को बस ढंग से रीड करिए आप। तो यहां पे देखिए पाइरोल्यूसाइट ओर क्या होता है, पहला सवाल मेरा यह है कि पाइरोल्यूसाइट ओर क्या होता है। मेरे भाई पाइरोल्यूसाइट और कुछ और नहीं होता है, सिंपली अगर हम बात करें तो ये होता है MnO2। क्या होता है बोलो जल्दी, MnO2। और ये किस कलर का होता है, तो जवाब क्या है, ये ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर। ये किस कलर का और होता है बताना जरा, ब्लैक कलर। पहली चीज कि ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर और होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुमसे बात करूं, एनसीईआरटी माता रानी कहती हैं MnO2 में आते हैं, आइए एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के ही इन्हीं के जरिए समझाते हैं। कहता है पोटेशियम परमैग्नेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 with an alkali metal hydroxide and the oxidizing agent like KNO3। ये कह रही है कि MnO2 आप लीजिए और इसके साथ आप रखिए KNO3। एक लाइन लिखोगे, अच्छा एक काम करो, इसके लिए जगह छोड़ो, इसके लिए जगह छोड़ो अपने नोट्स के अंदर, इसके लिए जगह छोड़ो, जगह छोड़ो, देखो कितना जगह लगेगा, एक पेज लग जाएगा, ये देख लो पहले अपने अनुसार। ठीक है, सारी बातें, ये थोड़ा सा, ये अब ये वाला तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा था कि ये बात कहां पे लिखी हुई है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, दिखाने के लिए किया है। अब आ जाओ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, ताकि थ्योरी जो रहेगा वो उसी जगह मैं लिखवाता चलूंगा और पीपीटी से जाके छाप लेंगे आप लोग, क्योंकि बाद में पीपीटी से पढ़ने वालों का कभी आज तक सिलेक्शन होते नहीं देखा है मैंने, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, सब हौस पौस हो जाएगा एंड तक जाते जाते। चले चले, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। नहीं मैं तुमको सच बता रहा हूं, तुम जाके मार्च के महीने में फील कर लेना, अप्रैल आते आते तुम्हारा धुआं ना छूट जाए तो कह देना। जो लोग जो जिनको लगता है, जिन्होंने ये भरोसा बनाया कि मैं दूसरे के नोट से पढ़ लूंगा, मैं पीपीटी से पढ़ लूंगा, भैया आज तक इतिहास में हमको एगो बालक नहीं दिखा है जिसका सिलेक्शन हुआ हो, एगो नहीं दिखा, एगो नहीं दिखा है, तो कौन टॉपरों नहीं दिखा है भाई। क्या दिया था, क्वेश्चन रखे थे, उससे पूछे थे कि तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, नोट्स बनाए तो शॉर्ट नोट्स कहां से बनाया था, फूफा घर से ले आया था, पहले नोट्स बनाओगे तब तो शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, वही कुछ लिखा जाता है सर, हाँ छोटा छोटा लिखा जाता है, शॉर्ट नोट्स में हमेशा अपनी गलतियां लिखी जाती हैं। विकास की चाबी, आइए इधर आइए, MnO3 लिखो इसके अंदर, संसार के सभी नाइट्रेट, संसार के सभी नाइट्रेट, संसार के सभी नाइट्रेट
संसार के सभी नाइट्रेट तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लंगड़े मत लिख देना, समझ रहे हो? तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। संसार के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है क्या? संसार के सभी नाइट्रेट तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये तो पहले बोला ही था ना, सीधा वाला नहीं सुनोगे, उल्टा वाला जरूर। इधर सुनो, क्या लिखता है? पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्यों लिखा सर? आइए इस बात को भी समझाते हैं। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, आप अल्कली मेटल बोले तो Na और उसके साथ OH ले लो, आप KOH ले लो, आप CSOH ले लो, आप कुछ भी ले लो। अच्छा एक बात बताओ, जब इसको लोगे तो मीडियम मुझे बताओ सोच के कैसा बन जाएगा? कैसा बन जाएगा? अब मैंने तुमको दो बात बताई थी, क्या बताया था? एक बताया था मैग्नेट और एक बताया था पर मैग्नेट। कौन बेसिक मीडियम में स्टेबल होगा? अब ये भी छोड़ो, हमने कहा हम एकदम नॉर्मल जाते हैं, एकदम ठेठ भाषा में। KNO3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? ये बताओ। Mn कितने में है? +4 में है। अब मेरे पास Mn को ले जाने के कितने रास्ते हैं? दो, एक +6 ले जाऊं या एक +7 ले जाऊं, यही दोनों। और अगर आप कह रहे हैं ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप कह रहे हैं ना कि ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसके प्लस को बढ़ाएगा या घटाएगा? पहले ये बताओ। अब बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा? +6 तक बढ़ाएगा या +7 तक बढ़ाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे बोलो, यही बात है ना। अब डिपेंड करेगा कि वो +6 तक ले जाएगा या +7 तक। एक बात बता, एक होता है मैग्नेट आयन और एक क्या होता है? पर मैग्नेट आयन। मैं तेरे सामने अगर लिखूं यही मैग्नेट आयन होता था MnO4 -2, यानी 4 दूना 8, 2 घटा दो तो कितना आ गया? +6। और एक मेरे पास क्या होता था बोलो जल्दी? MnO4- यानी +7। यानी ये मैग्नेट बनाएगा या पर मैग्नेट बनाएगा? ये बात कौन बताएगा? ये मीडियम बताएगा। मीडियम कैसा है ये बता, पन्ना पलट के बता कि कौन सा वाला मैग्नेट ज्यादा बेसिक में स्टेबल है या पर मैग्नेट ज्यादा स्टेबल है? मैग्नेट या पर मैग्नेट? पन्ना पलटो और बताओ, मैग्नेट या पर मैग्नेट? कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि लिखे तो है नहीं नोट्स। मत लिखो बेटा। कौन? मतलब कि वो +4 को +6 तक ले जाएगा या +7 तक ले जाएगा? प्लस, अबे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीडियम बेसिक है, तो +6 तक ले जाके रोकेगा या +7 में ले जाके रोके? +6 या +7? +6 में। कहां रोकेगा? +6 में। मैग्नेट है ना, और मैग्नेट स्टेबल होता है भाई बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में तो AK47 बन जाता था, बोला नहीं था यार? बोला था या नहीं बोला था? तो एक बात था, मीडियम कैसा है? बेसिक है ना, और बेसिक है तो कितने पे ले जाके रोक देगा उसको? +6 पे। यानी यहां क्या बनेगा? K2MnO4 बनेगा। क्या बनेगा बोलो जल्दी? K2MnO4। अरे माइनस हटा के प्लस चिपका दिया, K+2 को लाके चिपका दिया। ये किस कलर का होता था बताना जरा? ये किस कलर का होता था? ग्रीन। किस कलर का होता था? ग्रीन। किस कलर का होता था? ग्रीन। अब मैग्नेट मेरे हाथ में आ गया और मुझे अब इससे क्या बनाना है? पर मैग्नेट बनाना है। मुझे मीडियम कौन सा रखना पड़ेगा बताना जरा? अब मीडियम कौन सा रखना पड़े? सिंपल सी बात है सर, मैग्नेट से पर मैग्नेट बनाना है, मैप GP का इस्तेमाल कर लेंगे। किसका इस्तेमाल कर लेंगे? मैग्नेट को पर मैग्नेट बनाना है। मीडियम कैसा होना चाहिए? एसिडिक, जिसमें वो ग्रीन से किस कलर में कन्वर्ट हो जाए? यानी ये हो गया पर्पल। पर्पल नहीं कोई बोलेगा, पर्पल। क्या बोलो बोलो? पर्पल। ठीक है, अब मीडियम यहां कैसा रखना पड़ेगा बोलो जल्दी? H+। यानी कि मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? एसिडिक। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक MnO3। दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन। क्या बोलता है? दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन। क्या डार्क ग्रीन प्रोड्यूस करेगा? K2MnO4 which disproportionate in neutral और acidic solution। डिस्प्रोपोर्शनेट कल सवाल कराया था या नहीं कराया था? एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, और डिस्प्रोपोर्शनेट होके ये क्या बनाएगा? एक तो मैग्नेट बनाएगा और साथ में क्या देगा? MnO2 देगा। क्या देगा बोलो जल्दी यहां पे? MnO2। एक तो ये बनाएगा और साथ में क्या बना देगा? MnO2। क्या बना देगा बोलो जल्दी? MnO2।
और इसके बारे में मैंने क्या बोला था, ये क्या शो करता है बोलो जल्दी, न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में अगर हम बात करें, एसिडिक एक्वस एसिडिक मीडियम होगा ना, एक्वस एसिडिक मीडियम। तो अगर हम बात करें आपसे, ये क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहां पे हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी में दे रखा है और वो सवाल बना लेगा, पहले से याद रखिएगा कि Cl2 Cu प्लस और एक किसके बारे में पूछ लेगा, मैग्नेट के बारे में। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहां देखने को मिली। कौन सी रिएक्शन को कहा जाता है, ये अगर किसी को नहीं पता है तो लिख लो, लिखो, जब जब कभी भी जब कभी जब कभी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता हुआ भी दिखे, जब किसी रिएक्शन के अंदर, ऐसे लिखो, जब किसी रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट, लिखवाया था मैंने, लिखवाया था, कौन सा माल, कौन सा माल चलता है सुबह सुबह, आके कह रहे हैं सर हमको रेडॉक्स नहीं आता है, लिखवा तो रखा है, बॉन्ड फिक्स। बेटा बहुत खतरनाक नशा होता है, 15 मिनट के लिए दिमाग सुन्न कर देता है, प्लास्टिक में भर के उसको लोग सूंघते हैं, आपको कैसे पता, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारी उम्र से कम 5 साल छोटा हूं मैं, समझ रहे हो, हाँ क्यों सर, इधर आओ, +6 से कहां जा रहा है बोलो जल्दी, +7, और कहां जा रहा है, +4, अरे हाँ ना बोलो भाई, यानी ये क्या करेगा बोलो जल्दी, डिस्प्रपोर्शनेट। तो आगे क्या लिखता है, K2MnO4 which disproportionate in neutral or acidic medium to give the permanganate। कॉमर्शियली पैसे के अनुसार देखा जाए, पैसा बोले तो पैसा पैसा पैसा, रुपया रुपया, commercially it is prepared by alkaline oxidative fusion of MnO2 followed by the electronic oxidation of magnet। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अब तुम बहुत पैसा कमाते हो, अब तुम्हारा इच्छा है कि नहीं हमको एक फैक्ट्री लगानी है, और किसकी फैक्ट्री लगानी है, KMnO4 की फैक्ट्री लगानी है। आप कुछ मत करिए, आप बहुत पैसा रखे हुए हैं, तो आप एक काम कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना शुरू कर दीजिए। क्या करवाना शुरू कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन से मीडियम में करवाइए इलेक्ट्रोलाइसिस, अल्कालाइन मीडियम में। कौन से मीडियम में, अल्कालाइन मीडियम में, ठीक है। अगर मान लीजिए सर हम एकदम भिखारी हैं, तो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कीजिए भाई। आपको क्या +6 से +7 में ले जाना है ना, +6 से +7, तो नॉर्मल कोई सस्ता अगर मेथड चाहिए, सर नहीं हम इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है सर, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अब हम क्या करें, तो नॉर्मल कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लीजिए। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज कर लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेंगे, जो इनसे तगड़ा होना चाहिए, इनसे तगड़ा होना चाहिए, मैं पहले बता दे रहा हूं, इनसे तगड़ा होना चाहिए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, ये आराम से किस में कन्वर्ट कर देंगे, KMnO4 में। ऑब्वियस है, +6 से कहां ले जाना है, +7 में ले जाना है। आप O3 ले लीजिए, आप Cl2 ले लीजिए, जो भी इनसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आप उनको यूज कर लीजिए। तो ये किसका मेथड है, ये अमीर वाला मेथड है, समझ रहे हो, जिसके पास खूब पैसा है। और ये किसका मेथड है, अपना नाम लो ना, क्या है मतलब, पैसा पैसा नाम, जो पैसा पैसा है नहीं तुम्हारे पास, ज्ञान तो कितने के बराबर है, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर हम बात करें अमीरों का, मैं क्या, वो बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, और ये आप जैसे लोगों की बातें हैं, समझ रहे हैं। कॉमर्शियली पैसे का अंतर है भाई, पैसे का अंतर। किसी को इंडस्ट्रियलिस्ट को लग रहा है कि नहीं, अब मान लो ऐसा थोड़ी है कि बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ही, अब अंबानी थोड़ी कि MnO4 बना सकता है। मान लो कोई स्टार्टअप करना चाहे तो उसके पास एक ऑप्शन है कि अच्छा आप एक काम करिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे तगड़ा ले आइए जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे, तो आप एकदम मतलब वो कर सकते हैं। अब आधे लोग आज स्टार्टअप ओनर बन जाएंगे, देखना, समझ रहे हो। इधर देखो, कॉमर्शियली ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं वैसे। इधर आओ, इसमें लिखा फ्यूज्ड KOH विथ ऑक्सीडाइज एयर और KNO3। अब मैंने बोला ना, सिंपल सी बात है, आप ये क्या बोल रहे हैं, MnO2 से पाइरोल्यूसाइड से मैग्नेट आयन बना रहा है, इस मैग्नेट आयन से परमैग्नेट, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कालाइन सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन भी लिखेगा, अल्कालाइन भी लिखेगा, स्टेटमेंट में एकदम सजग रहना। उसने क्या बोला है, अल्कालाइन सॉल्यूशन। क्या बोला है बोलो जल्दी, अल्कालाइन सॉल्यूशन। क्या बोला है बोलो जल्दी, अल्कालाइन सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए बोलो जल्दी, बेसिक।
सर कहाँ है सर? बेसिक अगर सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो भैया वो ही नहीं स्टेबल हो पाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो उसको तो पहले मीडियम में स्टेबल करो। पता चला आपने यहाँ एसिडिक रख दिया तो आधे लोग कह देते हैं कहीं भी इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, नहीं करा सकते चाचा, एसिडिक ले लिया ना तो कुछ और में कन्वर्ट होने लगेगा खटखट। समझ रहे हो? आप एक चीज समझिए, इलेक्ट्रोलाइसिस एक तैयारी है, इसको यहां से यहां बदलने की, उस तैयारी में इसको स्टेबल रहना पड़ेगा, तब वहां करंट फ्लो कराओगे, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होगा, कैथोड एनोड एंड पे इलेक्ट्रॉन का हेर फेर होगा, तब जाके ये प्रिपेयर होगा। इसीलिए मार्क द वर्ड कि आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे ये कैसा मीडियम होना चाहिए, अल्कालाइन सॉल्यूशन होना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा, इन लेबोरेटरी अ मैग्नेटिक सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पर डायो, ये सबसे बनता है Mn+2, छोड़ो हटाओ, इनकी बात ही नहीं करना है, अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये रहा बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ का क्या, आपका KMnO4। अब देखिए इसके ऊपर सवाल कैसा कैसा बनता है। सवाल पहला बनेगा, सवाल क्या बनेगा, when MnO2 is heated, क्या बोल दिया सवाल के अंदर, when MnO2 is heated, ठीक है, when MnO2 is heated with fused KOH then the product obtained is, MnO2 को कह रहा है कि आप MnO2 को लीजिए और इसको KOH in presence of, किसके प्रेजेंस में, बोलो बोलो, बेस, बेस इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया हमने, KNO3 ले लिया, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा K2MnO4 बनता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, when MnO2 is heated with fused KOH then product obtained is, क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा यहाँ पे बताओ, K2MnO4 और ग्रीन, और जब इसको मीडियम एसिडिक दोगे तब ये क्या बनाएगा आपका KMnO4 जो पर्पल कलर का होगा, यानी करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, सेकेंड। फ्यूज मतलब खौलाना होता है, समझे, फ्यूजन का मतलब जहां कहीं भी आया उसका मतलब होता है खौलाना, ठीक है, फ्यूज का मतलब होता है, नहीं गर्म करना अलग चीज है, खौलाना अलग चीज है। गर्म करना कितना होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर। आइए इधर आइए, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ K2Cr2O7, अब एक बात बताइए कौन सा यूज किया जाएगा, K2Cr2O7 के अंदर बताओ ना कौन सा यूज किया जाएगा आपका, ये क्या यूज किया गया, FeCr2O4, आंसर क्या होगा, ए होगा ना, बोलो बेटा सी, क्या होगा, क्या होगा, सी। हाँ देखो आधे लोग निकल गई ना बेटा तो समस्या हो जाएगी, सी किए जा रहे हो, किसी को देख गया ना तो यही चला के मारूंगा, याद रख लेना। इधर आओ, यहां पे देखो, अब बात आती है, सुनना, इन दोनों बातों को करने के बाद अब यहां पे हमारी जो अगली बात आती है वो क्या आती है, वो सुनो जरा गौर से। ये सब बातें बातें हो गई, अब यहां पे ये सारी बातें होने के बाद हमको इतना क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, इसके लिए पेज छोड़ो ना, क्या क्लियर हो गया, आगे जगह छोड़ दी। ये देखो एक सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग को पढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब सुनना जरा गौर से, हमने किसको किसको पढ़ा, हमने पढ़ा KMnO4 को, किसको पढ़ा, KMnO4, और फिर हमने क्या पढ़ा, K2Cr2O7। अब ये तो हमने जान लिया कि बनते कैसे हैं, क्या क्या बेसिक्स है, अब हमारी बारी है कि काम क्या करते हैं, ये काम क्या है इनका, काम क्या करते हैं, तो काम करते हैं मेरे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, किसका काम करते हैं बोलो जल्दी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों क्यों काम करते हैं, एक बात तो Mn कितने में है पहले ये मुझे बताओ, +7 में, और Cr कितने में है बताना जरा, +6 में। इसलिए ये काम करता है, क्यों, क्योंकि मैं तुमको बताऊं क्यों, क्योंकि ये आना चाहता है कहां पे, अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक मिनट रुको, यहां पे अगर हम बात करें ये Mn कितने में आना चाहता है, +2 में, और Cr कितने में आना चाहता है, +3 में। सवाल ये है कि ये +2 में क्यों आना चाहता है, और आएगा तो कैसे आएगा, Cr +3 में क्यों आना चाहता है और कैसे आएगा, ये सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। पहली चीज समझिए कि जब Mn+2 की जब आप बात करते हैं ना, तो Mn+2 के अंदर हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन है, क्या है बोलिए जल्दी, हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन। Mn+2 का आप कन्फ्यूग्रेशन लिख के देखिए तो ये क्या आएगा, हाफ फिल्ड आएगा, कैसा आएगा, हाफ फिल्ड। और Cr कितने में आना चाहता है, +6 से +3 में, क्यों आना चाहता है, तो इसका भी जवाब है कि ये क्योंकि क्या है, हाफ फिल्ड है।
सर दोनों कैसे हाफ फिल्ड हो सकते हैं, ये भी हाफ फिल्ड कैसे हो सकता है, ये भी कैसे हो सकता है। अब दो मेजर थ्योरीज की बात करते हैं, एक थी वीवीटी, पहली थ्योरी कौन सी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरी थ्योरी कौन सी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन सी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग Mn+2 को माना गया है कि ये कैसा होता है बताइए जरा, हाफ फिल्ड होता है। और अगर हम सीएफटी की बात करते हैं, अगर हम यहां पे बात करते हैं, तो सिर्फ एक थ्योरी ऐसी है जो इस बात का एविडेंस देती है कि क्या कहा जाता है, ये कैसा होना चाहिए, ये Cr+3 कैसा होना चाहिए, मतलब हाफ फील्ड होता है। अब सीएफटी कहती क्या है, सुनिएगा। दरअसल अगर मैं बात करूं तो ये कौन से ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के हैं दोनों के दोनों, हाँ है ना। क्या आपको मानते हैं आप ये दोनों के दोनों डी ब्लॉक के हैं कि नहीं है, ये बताइए। और जब डी ऑर्बिटल की बात की जाती है तो डी ऑर्बिटल कितने तरह का होता है, दो। कितने तरह का होता है, दो। एक कौन सा होता है, एक्सियल, और एक कौन सा होता है, नॉन एक्सियल। एक एक्सियल होता है और एक कौन सा होता है, नॉन एक्सियल। एक्सियल किसे कहते हैं, नॉन एक्सियल किसे कहते हैं, तो एक्सियल कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नॉन एक्सियल किसे कहते हैं, तो डी एक्स वाई को, डी वाई जेड को, डी जेड एक्स को, और वहीं अगर हम बात करें डी जेड स्क्वायर को एक्सियल कहा जाता है। ये केमिस्ट्री वाले लोगों को बखूबी ये बात पता थी। हाँ, दुनिया को आज भी ये लगता है कि ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल। दुनिया को आज भी क्या लगता है कि ये ऑर्बिटल्स कैसे ऑर्बिटल है, बताइए जरा। अगर हम बात करें तो ये कैसे ऑर्बिटल है, डी जनरेट ऑर्बिटल है। ये कैसे ऑर्बिटल है, डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब क्या होता है, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है, एक भाई अगर अब नहीं बोले ना तो हम नहीं बोलेंगे, हम भी एक बार बोलेंगे, हम भी बाहर वो चले जाएंगे। तुमको नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं एक साथ। अगर मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, बैठ के सुन रहे हो एकदम तोता की तरह, बैलोल हो काबे, बोलो भाई, हम अपने लिए थोड़ी बोल रहे हैं, बहिरे की तरह। नहीं होगा, इसे नहीं याद होगा, कभी जीवन में नहीं याद होगा। एफर्ट मारना पड़ता है, 1.5 घंटा पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में घुसेगा, तब जाके रटेगा। तुमको हम डायरी वापस छुड़वा देंगे, याद रख लेना, अगर नींद आई वापस तुमको तो। नशा की हो तब कहाँ आंख लाल है, हाँ कहाँ गया था, इधर आओ। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्या बोला, बोलो जल्दी, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को। इतना अभी जिस उम्र में भरी जवानी में जवानी का तुमको प्रदर्शन करना चाहिए, वहां तुम मछलियों को न्यूट्रिशन दे रहे हो। क्लास में बैठे बैठे सो रहे हो यार। भाई नहीं रहेगी इस एनर्जी, ये एनर्जी एक समय बाद नहीं रहेगी, खर्च कर लो सही दिशा में। दिशा मिल जाए तो वो क्या करने की जरूरत है। आपकी दिशा कहां नजर आ रही है, तीतर का बाल लेके बैठे हुए हो यार। अरे समझो भाई, अभी एनर्जी इधर खर्च करने का वक्त है। अभी थक के जाओगे, खाना खाओगे, 1 घंटा सोओगे तो मजा आएगा कि कुछ प्रोडक्टिव करके आए। साला जीवन का जिए, आप 1.5 घंटा अपना वैसे ही सांस बर्बाद कर दिए, मिलेगा तो है नहीं वापस जीवन में। क्रांतिकारी युवा बन के जिस समय युद्ध लड़ने की बारी है, उस समय तुम पटना की मछलियों को न्यूट्रिशन देते फिर रहे हो, हैं? समझो, समझे। एक पीक होता है, पता है क्या होता है, सही उम्र में, एक बात हम तुमको बता रहे हैं, सही उम्र में सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक वो टीचर से मेरी बात हो रही थी तो मैंने एक बात कही, उन्होंने बोला कि ये क्यों, ये नहीं क्यों। तो मैंने उनको बड़ा सिंपल लॉजिक दिया था, मैंने कहा 40 के बाद मैं नौकरी कहीं भी कर लूंगा, वो छोड़िए, लेकिन 30 के पहले की उम्र मुझे वहां खर्च करनी है ना, वो मेरा सबसे पीक टाइम है, और वो वहां पे करो या मरो की स्थिति में लड़ना है। इसलिए जितना रिस्क लेना है वहां लो। 30 के बाद थोड़ी बच्चा हो जाएगा उसका रिस्क लेंगे या अपना रिस्क लेंगे आप, समझ रहे हो। हमारी टेंशन छोड़ो बेटा, अपनी सोचो, नहीं तो जीवन भर यही कहना पड़ेगा, हमारी वाली अलग है। हर मूवी थिएटर में हर बार ये डायलॉग बदल जाया करेगा, समझ रहे हो। नहीं, मछली कब तक, मछली एक समय तक, मछली तो अपनी जगह पहुंच जाएगी, तुम कहां पहुंचोगे।
मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब तुम्हारा जो सबसे पीक टाइम है ना, उसको खर्च करो और सही डायरेक्शन में खर्च करो। दिशा में खर्च करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। दिग्विजय नाथ सिंह की शादी 60 साल की उम्र में भी हुई, 27 साल की लड़की से। दिग्विजय सिंह नहीं जानते हो? दिग्विजय नाथ सिंह कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या एलविश यादव लेके नहीं घूम रहा है? अब बस इधर आओ, यहां पे आओ। ऐसा नहीं है भाई, मलाइका अरोड़ा को भी लोग मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट ही है ना कि आज के जमाने में कुछ और बोलता है बेटा। अरबाज खान नहीं बेटा, गया वो तो कब का छोड़ दिया उसको। मतलब किसी को लगे कि नहीं, मतलब सिर्फ ये एक तरफ बायस बात करना, मैं दो चार एग्जांपल दे सकता हूं, मैं देना नहीं चाहता हूं। समझ रहे हो? हाँ, ये लोग केवल सनी और राखी तक सीमित रह जाएंगे। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को, इक्वल एनर्जी वाले चुप, अब बोलो, इधर बोलो। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। दुनिया दुनिया की नजर में क्या लगता है कि सारा डी की एनर्जी बराबर है। जैसे ही लिगेंड आता है तुरंत औकात पता चल जाती है। कैसे पता चल जाती है? लिगेंड आता है, लिगेंड है क्या? चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल के पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। और जैसे ही वो करीब में आया तुरंत इनकी औकात सबके सामने आ जाती है। ये दोनों लोग स्प्लिट कर जाएंगे। एक्सियल वाला कहता है कि हम आज से आपके जैसे नहीं है, हमें अपने साथ मत जोड़िएगा, हम आपसे बिल्कुल अलग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहाँ पे एक का नाम बनता है एक्सियल और एक का नाम बनता है नॉन एक्सियल। स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री कहती है हम इस बात को मानते ही नहीं है, क्या एक्सियल क्या नॉन एक्सियल। आज के बाद हम जो भाषा का प्रयोग करेंगे वही भाषा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, वरना चाइनीज वाला जाएगा चाइना की भाषा की बात करेगा वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात को? चे चाचू, भारत वाला कुछ और मीनिंग निकाल देगा उसका। समझ रहा हो मेरी बात को? जापान वाला आएगा कुछ और मीनिंग निकालेगा, यूएसए वाला आएगा कोई और मीनिंग निकालेगा। समझ रहा हो मेरी बात को? हाँ या ना? हरियाणा वाला ही अगर आ गया तो कुछ और मतलब निकाल देगा बिहार में कुछ कुछ शब्दों का। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री ने कहा कि आज के बाद नामकरण हम करेंगे, हम बताएंगे कि क्या उपयोग होना चाहिए। तो एक्सियल को कहा जाने लगा ईजी और इनको कहा जाने लगा T2G। आज आसान, बहुत आसान है याद करना। कैसे आसान है याद करना? T2G, T2G 3, EG 2। एक्सियल वाले को क्या बोलोगे? EG। नॉन एक्सियल वालों को? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो होता क्या है, जनरली सीआर जो होता है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी यहां पे क्या बनता है? यहां पे बनता है T2G नीचे बनता है और ईजी क्या बनता है? ऊपर बनता है। सीएफटी कहती है, सीएफटी में दोनों टी क्या कहते हैं? हमको अपने साथ मत जोड़िए, हम बिल्कुल अलग हैं आपसे। ये क्या है? T2G है। ये क्या है? T2G। और इनका नाम क्या है? ईजी। Cr+3 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताना जरा? कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल तो 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है। 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है गधा? 6 गो होता है। 6 गो होता है। 6 गो गायब हो गया, बचा कितना? 6 गो में 3 गो गायब हो गया, बचा कितना? 3। 1 2 3। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री क्या ये T2G3 बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये बताओ। अरे T2G3 बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये T2G3 बन रहा है। अब सीएफटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या ये दोनों ऑर्बिटल अलग अलग हैं या नहीं है? यानी कि ये अलग है और ये अलग है, और इसमें अगर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। आए हुए कितने हैं? 3। क्या ये सीएफटी के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड है या नहीं है? बिल्कुल है। तो सीएफटी इस बात को सपोर्ट करती है कि Cr+3 हाफ फील्ड कंफ्यूग्रेशन है, इसलिए वो +6 से +3 आएगा। समझ रहे हो? अब आ जाओ, इधर आ जाओ। वीवीटी ने तो कहा भैया देखो D5 कंफ्यूग्रेशन है, इसलिए भाई को हम आज के बाद क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी, क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी, D5 बोलेंगे। अब सीएफटी ने कहा सीएफटी से कैसे मनवाओगे? तो सीएफटी ने क्या बोला, सुनो जरा गौर से। यहां पे देखोगे D5 कंफ्यूग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर सीएफटी के अंदर देखोगे, सीएफटी के थ्योरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक बात तो इसके T2G में कितना इलेक्ट्रॉन नजर आएगा? बोलो कितना इलेक्ट्रॉन नजर आएगा? 1 2 3 4 5। यानी T2G भी 3 है और EG भी 3 है। अरे हाँ ना बोलो।
यानी कि दोनों में तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा कौन होगा ये बताओ? KMnO4। यहां पे मतलब भाई इधर देखो, यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये सिर्फ CFT के अकॉर्डिंग हाफ फिल्ड बन रहा है और T2G हाफ फिल्ड इसका बन रहा है बस। यहां पे T2G भी बन रहा है, ये पहले CFT से देखते हैं, CFT से वो भी हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड, उसका सिर्फ T2G हाफ फील्ड और इसका कौन सा T2G और EG दोनों हाफ फील्ड। तो CFT के अकॉर्डिंग पहले बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अच्छा एक बात तो VVT में, VVT के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल है और ये क्या है? हाफ फील्ड है। अब बताओ बेहतर कौन हुआ? VVT के अकॉर्डिंग तो वो नॉर्मल कंफ्यूग्रेशन है और ये कैसा कंफ्यूग्रेशन है? हाफ फील्ड। अब दोनों में तगड़ा कौन हुआ? KMnO4। अभी भी कौन हुआ? KMnO4। अरे हुआ या नहीं हुआ? ये तो दो एविडेंस है ही है। अब इसके बाद एविडेंस जो एनसीईआरटी देती है, एविडेंस जो एनसीईआरटी देती है उसके बारे में हम देखते हैं कि पहली चीज आपने कैसे कहा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहला लॉजिक मेरा ये है, क्योंकि ये +7 से +2 आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि इसके पास दो तरह के हाफ फील्ड कंफ्यूग्रेशन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? VVT के अकॉर्डिंग भी आ रहा है, CFT के अकॉर्डिंग भी आ रहा है। यहाँ पे CFT के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी कि दोनों में तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? बोलो जल्दी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? KMnO4। पहला तो इसका कौन सा, इस बात को सपोर्ट कौन कर रहा है? इस बात को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो पहला तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सपोर्ट कर रहा है। क्या सपोर्ट कर रहा है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। दूसरी चीज, आपने ये बात कैसे डिसाइड कर ली कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? आपने कैसे, आपको अगर इतने के बाद भी नहीं समझ में आता तो एनसीईआरटी की बात सुनिए आप। एनसीईआरटी ने हीटिंग इफेक्ट दोनों का दे रखा है अलग अलग पेजेस पे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो हीट करने पे O2 जरूर रिलीज करते हैं। क्या ये O2 रिलीज कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बताना? क्या ये ऊपर वाला O2 दे रहा है या नहीं दे रहा है? और क्या ये नीचे वाला भी O2 दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो दुनिया में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सबसे पहले क्या देने का काम करेंगे? O2। अभी तो O2 का काम समझाया था एयर के अंदर यार तुम लोगों को। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या देने का काम करता है? O2। तो एनसीईआरटी ने हीटिंग इफेक्ट लिखते वक्त दोनों के लिए लिखा है कि ये भी हीट करने पे क्या देता है? O2 देता है, और ये भी हीट करने पे क्या देता है? O2। अरे हाँ ना बोलो भाई। दोनों के दोनों क्या देते हैं? बोलो जल्दी। हीट करने पे O2। अगर O2 दे रहे हैं मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है? अब दोनों में तगड़ा कौन है ये बताओ? पहला एस्पेक्ट क्या आया कि पहली चीज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन सपोर्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस बात का साक्ष्य क्या है? तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। दोनों में तगड़ा कौन है? KMnO4 है। क्यों है? तो ये देखो हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन है। अब बात आती है ये +7 से +2 में आना चाहता है। मान लो कोई +7 में है, +6 में जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन खाएगा या इलेक्ट्रॉन और छोड़ेगा? अब +6 से +5 में आना चाहता है तो +5 से +4 में, +4 में से +3 में, +3 में से +2 में, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बोल बेटा खाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बोल जल्दी। खाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बोलो जल्दी। खाएगा। तो ये क्या करेगा? मुंह ताकेगा बैठ के? वो भी इलेक्ट्रॉन खाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खाएगा। कौन ज्यादा खा रहा है, कौन कम खा रहा है ये बताओ? ये कितना इलेक्ट्रॉन खा रहा है और ये कितना खा रहा है? फिर तगड़ा कौन हुआ? कल ही एक्सपेरिमेंटों में डाल के दिखाए थे, कौन तगड़ा बताए थे? अरे हाँ ना बोलो भाई। तगड़ा कौन होता है? KMnO4। ये कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा बताना जब खाने? 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 5। ये कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? बोल जल्दी। 5। और ये कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? बोल जल्दी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा और ये कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा? 3। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब सुनना जरा गौर से। मैंने कहा ये 5 इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये 3 खाएगा, इसलिए तगड़ा कौन हुआ? अगेन जो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाएगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा। दूसरा लॉजिक क्या है? इलेक्ट्रॉन खाएगा। कौन ज्यादा खाएगा? KMnO4। कौन कम खाएगा? K2Cr2O7। दोनों में तगड़ा कौन हुआ? KMnO4। तीसरा एस्पेक्ट दिखाता हूं आपको, उसी एनसीईआरटी में लिखा गया। उसी एनसीईआरटी में जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसी एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये कौन से मीडियम के अंदर काम करता है? बोलो जल्दी। एसिडिक मीडियम के अंदर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से मीडियम के अंदर? कौन से मीडियम के अंदर? अगर मैं आपसे बात करता हूं, वहीं पे देखना जरा गौर से, वहीं पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये कौन से मीडियम में काम कर रहा है? बोलो जल्दी। वीक अल्कालाइन हो, न्यूट्रल हो, या फिर एसिडिक हो, ये तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बोलो बोलो, क्या बोला मैंने? वीक, अल्कालाइन, न्यूट्रल हो या एसिडिक हो।
समझ रहे हो मेरी बात को? क्या स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन मीडियम में काम करेगा या नहीं करेगा? तो स्ट्रॉन्ग में नहीं करेगा, वीक में करेगा। यानी कि एक बात बताओ, KMnO4 जो है वो कहां कहां, पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वीक, न्यूट्रल एंड एसिडिक, तीनों मीडियम में काम कर रहा है। जबकि K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। तो अब बताओ फिर कौन तगड़ा हुआ है, ये मुझे बताओ। एनसीईआरटी माता रानी कहती हैं कि अगर हम बात करें तीसरी बात का जवाब, तीसरी बात का जवाब मीडियम क्या होता है, बोलो जल्दी। मीडियम, ये भाई साहब ओनली इन कहां पे होते हैं, ओनली इन एसिडिक। ये कौन से मीडियम में होते हैं, ओनली इन एसिडिक। ये कौन से मीडियम में होते हैं, एसिडिक। जबकि ये कितने में होता है, बोलो जल्दी। एसिडिक भी, वीक अल्कालाइन भी और बेसिक भी, तीनों मीडियम के अंदर ये कैसा होता है, बोलो जल्दी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? सबसे पहले इसको छापो तुम लोग, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, ये छापना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ आगे आएगा नहीं। जैसे क्रोमेट डाइक्रोमेट थे, वैसे अब ये जानना है। नोट्स पूरा गंदा हो जाता है, बनाते भी हो तुम, ठीक है। तो अब एक काम करो, एगो पेज पे कहीं लिख के रखो, इसको बस सामने रखो, क्योंकि अभी आगे काम आता जाएगा। बार बार पीछे मैं नहीं आऊंगा, समय नहीं है। कहीं एक रफ पेपर पे लिख के अपने साइड में बस रख लो, क्योंकि अब इसके बाद वाली जो बात एक्सप्लेन करूंगा वो बिना इस बात के तुम नहीं देख सकते। एटलीस्ट बस इतना लिखना है तुमको, इतना, समझ रहे हो, इतना। KMnO4 और K2Cr2O7 बस। खींचने दो। एक काम खत्म नहीं होता है, दूसरा आ जाता है। लेक्चर कुछ नहीं। चले, इधर सुनो जरा गौर से, इधर सुनो, यहां पे जरा गौर सुनना। इफेक्ट के बाद अब यहां पे आ जाओ। सबसे पहले K2Cr2O7 और KMnO4 की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए Cr कहां से कहां आ रहा है। अब अगर मैं आपसे यहां बात करता हूं, Cr कितने में है, बोलो जल्दी, +6। अब +6 से कहां पे आ रहा है, +3।
और ये यहां पे किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। यानी कि ये क्या करेगा, ये सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खाएगा। अभी देखो सल्फर कितने में है, -2 में है। अरे है या नहीं है ये बताओ। अब सल्फर -2 में है तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन खा के कितने में भेज दिया, 0 में। और ये कैसा हो गया, येलो पीपीटी बनाता है। सल्फर का कैसा पीपीटी बनता है, येलो पीपीटी। कैसा पीपीटी बनता है, येलो पीपीटी। SO2 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पे एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है, -2। तो 2 ऑक्सीजन की वजह से कितना आएगा, -4। यानी कि ये कितने में आ गया, +4। कितने में आ गया, +4। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे तो एक ऑक्सीजन की वजह से अगर हम चार्ज रखें तो -2, 4 दूना -8। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो -8 में से कितना घटा दो, जितना माइनस होता है उतना घटा लो और जितना प्लस होता है उतना बढ़ा लो। अरे बात समझ में आई या नहीं आई। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं ये -2 है, तो अब क्या करोगे, यहां से उतना इलेक्ट्रॉन घटा लोगे तो यहां पे कितना चार्ज आएगा, +6। कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे +4 से कहां ले गया, +6। ऐसे ही थोड़ी ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन छीनेगा, उसका इलेक्ट्रॉन खाएगा और इनको +6 में छोड़ाएगा। यहां पे देखो ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या लिखा हुआ है बोलो जल्दी, नाइट्राइट। इसका नाम क्या होता है, नाइट्राइट। आइट या एट वहीं लगता है जहां पे ऑक्सीजन भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। ये बात पहले पीरियोडिक टेबल में लिखवा रखी है मैंने कि नाइट्राइट और नाइट्रेट में अगर हम बात करें, एट वहां लगता है जहां नेगेटिव चार्ज हो, आइट वहां लगता है जहां पे नेगेटिव चार्ज हो और ऑक्सीजन भी हो। अभी देखो 2 दूना 4, 4 में से एक क्या कर दो, उड़ा दो, बचा कितना, +3। +3 से आप कहां ले जा रहे हो, 3 दूना 6, 6 में से एक उड़ा दो, कितना आ गया, +5। पक्की बात है। SO3 में आ जाओ, 3 दूना 6, 6 में से -2 गया, कितना आया, +4। अगर हम बात करते हैं यहां पे 4, 4 दूना 8, 8 में से कितना हटा दो, अगेन ये कितने में जा चुका है। यानी बेसिकली कर क्या रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को उठा के किस में पटक दे रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन खा के इनका क्या कर रहा है, हायर ऑक्सीडेशन में पटक दे रहा है। अब देखना जरा गौर से, ये SN कितने में है, +2। इसको कितने में कन्वर्ट कर दिया, +4। आयरन कितने में है, +2। कितने में कन्वर्ट कर दिया, +3। Br माइनस है, -1 था, अब कितने में ले जाके पटक दिया, 0। यहां पे दिक्कत आ सकती है, तो यहां पे ये समझो ये कैसे आखिर हुआ है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सुनना, ये बेसिकली कैसे हुआ है। अगर मैं आपसे बात करता हूं, Br माइनस था, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन Br का खुद का है और एक किसी से छीना हुआ है। ऐसे ही ये दूसरा Br है और इसके भी सर पे क्या है, माइनस चार्ज। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, एक दूसरे से छीना हुआ है। अब ये क्या करेगा, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे KMnO4 जाएगा, क्या जाएगा बोलो जल्दी, KMnO4। अब ये क्या करेगा, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खाएगा, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और क्या करेगा, खाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींचने के बाद क्या करेगा, खाएगा। अब खाएगा तो एक बात बताओ, Br यहां से क्या बन जाएगा, Br यहां से क्या बन जाएगा, Br फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा, Br फ्री रेडिकल। और यहां से ये Br क्या बन जाएगा, बताना जरा, Br फ्री रेडिकल। आपस में ये दोनों Br जो है, बेटा ढंग से देख लो इधर, यहां पे आपस में Br जो है ये क्या करेगा बोलो जल्दी, यहां पे Br2 बना लेगा। क्या कहेगा, आओ बॉन्ड बनाते हैं, समझ रहा हो मेरी बात को। और यहां पे ये क्या बन जाएगा, Br2। अगर मान लो यहां पे I- मैंने ले लिया होता, I फ्री रेडिकल, I फ्री रेडिकल, और किस में कन्वर्ट कर देता, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब देखो C2H5OH को CH3OH में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, ये बात समझने वाली है। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कॉपी के अंदर एक बात लिखनी पड़ेगी, लिखिए पहले कॉपी के अंदर एक बात लिखिए। हाँ, ये तो उसी में लिख लीजिए, उसी में वहीं पे ऐड कर दीजिए। लिखिए, ये जनरल बात है, ये आपका आगे काम भी आएगा, कहीं पे भी लिख लीजिए इसको, इस बात को, ये जनरल बात है। लिखो, ऑक्सीडेशन 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 जनरल ऑक्सीडेशन ऑफ CH बॉन्ड।
लिखो जनरल ऑक्सीडेशन, जनरल ऑक्सीडेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। लिखो जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में, जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में कोई CH बॉन्ड, जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में कोई CH बॉन्ड COH में कन्वर्ट हो जाए, COH में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, OH में कन्वर्ट हो जाए, COH में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे केस में ऐसे केस में ऐसे CH बॉन्ड को, सॉरी ऐसे H को, ऐसे H को, ऐसे H को ऑक्सीडाइजेबल H कहते हैं। COH नहीं, COH बोला है दीदी। CH की अगर हम बात करते हैं, CH यहां पे ध्यान दीजिएगा, CH की अगर हम बात करते हैं, जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में कोई CH बॉन्ड COH में कन्वर्ट हो जाए, क्या बोला मैंने, जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में कोई CH बॉन्ड COH में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऐसे H को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेबल H, ऑक्सीडाइजेबल H। अब दूसरी बात लिखो, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, कितना टाइम हुआ, कितने बजे तुम्हारी क्लास होती है? एक, हाँ 1:15 या 1? झूठ मत बोलना, सही से बताओ। हाँ मेरा कुछ नहीं जाएगा इसमें, इसमें तुम्हारा ही छूटेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर टाइम ओवर हो रहा हो तो छोड़ के चला, मतलब बाहर जाना था हमको थोड़ा सा, इसलिए मैं पूछ रहा था। बाकी और कोई नहीं, नहीं उसके लिए नहीं। अरे 2 मिनट 5 मिनट बाद आता हूं, अभी रुको, पहले लिखवा दूं कुछ तो एगो रिप्लाई देना है बढ़िया, इसलिए CH और COH, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे जरा गौर से देखना कि CH और COH, ठीक है, CH बॉन्ड जब हो COH में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेबल H बोलते हैं, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि यहां पे अगर हम आपसे बात करते हैं कि ये C2H5OH है, C2H5OH है, क्या आई कौन बोला है कंडीशन भूल जाओ? इधर से ही आई आवाज, किसने बोला है कंडीशन भूल जाओ? बेटा झपड़ियाएंगे ना, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, जो भी बोला है उतना ही बोलो जितना सहन हो, ठीक है। कंडीशन लिखिए कि एटलीस्ट उस कार्बन के साथ, एटलीस्ट उस कार्बन के साथ,
एटलीस्ट उस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट उस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट उस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट उस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए। एटलीस्ट उस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए। लिख लिया तुमने? अब सुनना जरा गौर से। हाँ, हाँ, इधर आओ। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये देखो इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो इससे जुड़ा हुआ H क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडाइजेबल। इससे जुड़ा हुआ H क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडाइज। क्या सारे कार्बन से हाइड्रोजन जो जुड़े रहते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजेबल कहते हैं? जवाब है नहीं। कंडीशन होती है कि उससे एक ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, चाहे सिंगली बॉन्डेड और चाहे डबली बॉन्डेड। अब देखो जरा गौर से, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? सिंगली जुड़ा हुआ है, डबली जुड़ा हुआ है? सिंगल। तो ये क्या बन जाएगा? CH3। कितने ऑक्सीडाइजेबल H हैं? 2। यानी CH बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? COH में। नीचे से भी कन्वर्ट हुआ, ऊपर से भी कन्वर्ट हुआ। एक कार्बन पे 2H क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल। लिखो, एक कार्बन पे 2H। क्या क्या लाइन लिखवाई थी? देखो क्या मैंने बोला है, मैं रिपीट कर देता हूं। जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में CH बॉन्ड COH में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे H को बोला जाता है ऑक्सीडाइजेबल H। इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजेबल H। पक्की बात है? इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजेबल H। अब बात आती है, ऑक्सीडाइजेबल H क्या संसार का सारा CH बॉन्ड ऑक्सीडाइजेबल H होगा? नहीं। उस कार्बन से एटलीस्ट एक ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, चाहे सिंगली बॉन्डेड और चाहे डबली बॉन्डेड। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसी कंडीशन में अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, जैसे इससे नहीं जुड़ा है, तो CH होके भी वो नॉर्मल H है, ऑक्सीडाइजेबल H नहीं है। और इससे जुड़ा हुआ जितना भी H है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजेबल। अब ऑक्सीडाइजेबल H करता क्या है? तो वो CH बॉन्ड से किस में कन्वर्ट होता है? COH। एक कार्बन पे कितने OH बॉन्ड होते हैं बताना जरा? कितना होते हैं? एक कार्बन पे कितने OH होते हैं? एक या दो? कितने होते हैं? एक या दो? हाँ, अगर हम बात करें, एक कार्बन पे 2H हाईली अनस्टेबल होता है, और जहां स्टेबल होता है वो कंडीशन मैंने लिखवा दी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो यहां से ये OH क्या निकाल लेगा? पानी निकाल लेगा, और पानी निकाल के ये क्या बना लेगा? CH3। ये वाला बॉन्ड किधर की तरफ शिफ्ट हो गया? नीचे। और जैसे ही नीचे शिफ्ट हुआ ये क्या बना? C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बात बस हो गया। अल्कोहल को कैसे इसने एसिड में कन्वर्ट किया, यही बात तो बतानी थी। कहां बंद कहां कर रहे हो? हाँ, हाँ जाओ फिर, ठीक है। और ये खुद किस में आ गया? +6 से कहां आ गया? बोलो जल्दी। +3 में। अब सुनना जरा गौर से, यहां पे ये तो बात हो गई। अब सवाल ये आया, विच व्हेन हाइड्रोजन, अच्छा ये छोड़ो अभी, ये तो बात की बात है। यहाँ पे CrO5 ये भी छोड़ो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7। कह रहा है SO2 को मैंने K2Cr2O7 के साथ ट्रीट किया, तो ये क्या बन जाएंगे? तो SO2 को अगर मैं K2Cr2O7 के साथ ट्रीट करूंगा तो यहां पे द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, नहीं भाई। द सॉल्यूशन इज डीकलराइज, नहीं भाई। SO2 इज रिड्यूस्ड, अबे यार SO2 तो ऑक्सीडाइज होके SO3 में जाएगा, ये क्या होना चाहिए यहां पे? ऑक्सीडाइज्ड। SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड। SO2 क्या होगा? बोलो जल्दी। ऑक्सीडाइज्ड होगा। अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस नहीं होगा। रिड्यूस तो कौन हो रहा है? Cr हो रहा है। ये कहां से कहां आ रहा है? +6 से कहां आ रहा है? +3 में। अभी आपको मैंने दिखाया, क्या दिखाया वो सुनना। अभी मैंने आपको दिखाया भाई, अभी मैंने आपको दिखाया है कि SO2 को किस में कन्वर्ट कर रहा है? SO4-2 कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो अब जरा गौर से यहां पे सुनना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये किस में कन्वर्ट हुआ है? SO4-2। किस में कन्वर्ट हुआ है? SO4-2।
इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, क्या बना? Cr2SO4 होल थ्राइस। हाँ है ना? तो ये क्या बनेगा यहां पे अगर हम बात करें Cr2SO4 होल थ्राइस इज फॉर्म। किस कलर का बनेगा बताना जरा, किस कलर का बनेगा? किस कलर का बनेगा? ग्रीन कलर का। हाँ है ना? पक्की बात है? बस खत्म बवाल। ठीक है, आगे आओ, अगला सवाल इधर सुनो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है, अब देखो KMnO4 है, KMnO4 की अगर हम बात करें तो H2S को माइनस से ये जीरो में पटक देगा। ये सब कल कराते हैं यार, नहीं कराएंगे, छोड़ो, आज मूड नहीं है अब। कल नोट्स ना रहे ना तो मत आइएगा प्लीज, कल नोट्स ना लिखा रहे तो मत आइएगा।